नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 23 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड दैट इंडिया एंड यूएस वे लॉन्चिंग एन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, एक इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट चल रहा है जिसमें इंडिया भी शामिल हो रहा है, जिसमें कोई 40 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली हर कंट्री का नेशनली डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अच्छी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये नेशनली डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? इसको एनडीसी भी बोलते हैं। आपने एनडीसी गोल्स करके सुना होगा। देखिए दोस्तों, 2006 में एक पेरिस एग्रीमेंट अकॉर्ड करके एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है। बेसिकली जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये बहुत मेजर कंसर्न मैं बोलूंगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक्चुअली अभी तक आम आदमी को ये इतना वो लोग रियलाइज नहीं किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या होने वाला है। ठीक है, वो धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। अगर कंट्रीज जो मेन एमिटर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, जितने भी कंट्रीज है वो सही तरह इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये जो नेशनली डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम काम करते हैं, अगर सही तरह इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो बहुत ही बुरे दिन आने वाला है। ठीक है, India is targeting a 2030 GDP emissions intensity, that is volume of emissions per unit of GDP, that is 33 to 35% below 2005 levels। देखिए इंडिया की टारगेट क्या है? 2030 तक हमारी जो GDP emissions intensity है, मतलब पर कैपिटा एमिशन सब बोल सकते हो, जितने पॉपुलेशन है इसके हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है, वो हमें 33 to 35% तक कम करना है। जो हमारे 2005 का CO2 लेवल्स था, 2005 में जितने CO2 हम एमिट करते थे उस लेवल में लाना है। ठीक है, तो ये हमारी टारगेट है, 33 to 35% कम करना है। एंड इट ऑल्सो सीक्स टू 40% ऑफ पावर जनरेटेड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाई 2030। हमारा ये भी टारगेट है कि हमें हमारी जो पावर जनरेशन है वो पावर जनरेशन हमें 40% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करना है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम धीरे धीरे ट्रांसफर, आपको पता ही है, हम जितने CO2 एमिशंस कम करना चाह रहे हैं उतना हम कोशिश तो कर रहे हैं। मैक्सिमम जो डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया काफ़ी कोशिश कर रहा है वैसे। ठीक है, ऑल्दो चाइना, यूएस एंड इंडिया आर द टॉप 3 एमिटर्स ऑफ CO2 इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यूएस हैज ए मच ग्रेटर पर कैपिटा एमिशन स्टैटिस्टिक देन चाइना एंड इंडिया। देखिए दोस्तों, CO2 एमिशंस की अगर स्टैटिस्टिक्स लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो CO2 एमिशंस करते हैं वो 3 कंट्रीज है। कौन कौन सा है? एक इंडिया, चाइना एंड यूएस। इसमें इंडिया एंड चाइना में काफ़ी पॉपुलेशन है। अगर आप पर कैपिटा एमिशंस देखोगे ना, मेरा कहने का मतलब है पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब एक एक आदमी एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ के जाता है। आपको पता है एक एक आदमी की वजह से CO2 एमिशंस होता है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन एमिशंस में। तो एक एक आदमी का पर कैपिटा एमिशन देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको यूएस में मिलेगा। ठीक है, वैसे टॉप एमिटर्स ये तीनों हैं, पर कैपिटा एमिशंस जो है सबसे ज़्यादा यूएस करता है। राइट, अब देखिए स्टेटमेंट्स क्या लिखा है। इंडिया का टारगेट जो है 2030 तक 33 to 35% करना है, बिल्कुल करेक्ट। एंड 40% हमारा और टारगेट है 2030 तक, बिल्कुल करेक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट पर कैपिटा एमिशन, ये गलत है दोस्तों। पर कैपिटा एमिशन सबसे ज़्यादा किसके पास है? वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, तो आंसर इस ऑप्शन ये 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2, recently J&K government constituted a special task force for identifying and scrutinizing the government employees who are involved in any cases related to posing threat to security or anti-national activities. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था अपना डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो में। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताना है, डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो आप कभी मिस मत कीजिए अगर आप सीरियसली UPSC PCS जैसे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो डेली अपडेशन है जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का, उससे हो जाएगा। वैसे न्यूज़ के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो भी हम कवर कर रहे हैं, तो उसको कभी मिस मत कीजिएगा। देखिए आर्टिकल 311 के बारे में बात हो रही है इधर। 311 इज रिलेटेड टू सिविल सर्वेंट्स। इसके क्लॉज 1 क्या कहता है? It says that a civil servant cannot be dismissed or removed by any authority subordinate to the authority but by which you are appointed। देखिए, ये जो सिविल सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको बोलते हैं, वो लोगों को अगर
कुछ भी रीजन से रिमूव करना है, कुछ भी रीजन मतलब ऐसा कोई काम किया उन्होंने, ऐसा कोई कांड किया जिसकी वजह से उनको पोस्ट से रिमूव करना है, तो वो वही अथॉरिटी कर सकता है जो इनको अपॉइंट किया, उसे कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नहीं कर सकता, राइट। ये 311 क्लॉज 1 में कह रहा है। क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि इट सेज दैट ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक अनलेस ही हैज बीन गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज। इसका मतलब यह है अगर जो अथॉरिटी उनको अपॉइंट किया वो किसी भी कारण से उसको रिमूव करना चाह रही हो, ऐसा कोई काम किया उन्होंने, तो रिमूव करने से पहले उनको एक मौका देना चाहिए अपना सेट क्लियर करने का, मतलब जस्टिफाई करने का, मतलब मैंने ये गलती नहीं किया है, ऐसे ऐसे प्रूफ है। इसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस, ठीक है। शो कॉज मतलब कॉज दिखाओ आपने गलती क्यों किया। अगर आप एडमिट कर रहे हैं मैंने गलती की तो आपको रिमूव किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है आपने गलती नहीं किया तो आप इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, स्टेटमेंट्स दे दीजिए। ये है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में। अब देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 311 में क्लॉज 2 में एक प्रोविजन सी है, ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। When the president is satisfied that the retention of a person in public service is prejudicial to the security of the state, his services can be terminated without recourse to the normal procedure prescribed in Article 311(2). देखिए, ये जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 का प्रोविजन सी में ये क्लियरली लिखा है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि ये जो आदमी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करने वाला कोई काम किया, नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करने वाला या सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करने वाला कोई ऐसा काम किया, तो इनको सेम टाइम रिमूव किया जाएगा। ये 311(2) का प्रोविजन सी कहता है। मतलब ये जो 311 क्लॉज 2 में ये जो लिखा है ना शो कॉज नोटिस वाला, मतलब रिमूव करने से पहले शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, ये सब वो सब नहीं होगा, सीधा रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो जो 311(2) वाला आर्टिकल है ये फाइनल नहीं है, इसको और इसका ऊपर है बेसिकली आर्टिकल 311(2) का प्रोविजन सी, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप, आपको और समझ में आ जाएगा। ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी विदाउट शो कॉज नोटिस, इधर तक सही है, गिवन टू हिम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये जो एनी सर्कमस्टेंसेस गलत है ना दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया प्रोविजन सी में क्या कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन रैंक unless he has been given a reasonable opportunity to show cause against action proposed to taken against him। ये सही है नॉर्मल प्रोसीजर्स में, ठीक है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में ये क्लियरली लिखा है। 3 क्या कह रहा है, पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 311(2) इज अनफेटेड एंड कैन नॉट बी मेड ए जस्टिफिएबल इशू। देखिए, जो पावर है 311(2) का क्लॉज सी में जो प्रेसिडेंट को दिया हुआ है, ये आप कोई कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट पावर है बेसिकली, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। Question number 3. The Supreme Court activated a dormant constitutional provision to pave way for the appointment of retired High Court judges as ad hoc judges for a period of 2 to 3 years to clear the backlog. Consider the following statements regarding Article 224 alpha which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 and 2 गलत है। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ भी सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। आर्टिकल 224 अल्फा की बात हो रही है। ये क्या कहता है, ये कोई भी एक चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजेस को एज एड होक जजेस अपॉइंट करने की अनुमति देता है, ठीक है। मतलब अगर जजेस की कमी हो रही है या कई ज़्यादा केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, ठीक है, इस कंडीशन में चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि जो रिटायर्ड जजेस है ऑलरेडी इस फील्ड में काम करने के बाद रिटायर हुआ है कि नहीं, तो इनको बुला के ये काम करवा सकता है। ये आर्टिकल 224 अल्फा कहता है। अब देखिए, वैसे आर्टिकल 224 अल्फा ये कहता है, फिर भी ये जो प्रोविजन है वो ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, इसलिए उसको एक डोरमेंट प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। पास में ओनली 3 बार ये आर्टिकल 224 अल्फा का इस्तेमाल हुआ है, राइट। पर गवर्नमेंट इस ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 224 अल्फा के बारे में बात किया है, जो डिग्री पास किया है, उसके बारे में गवर्नमेंट खुश नहीं है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि द गवर्नमेंट सेड दैट हाई कोर्ट्स मस्ट नॉट इन्वोक टिल दे फिल्ड अप रेगुलर वैकेंसीज। जो रेगुलर वैकेंसीज ऑलरेडी है उसको पहले फिलअप करो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि जजेस की कमी है तब आप ये आर्टिकल 224 अल्फा का इस्तेमाल करो, ये बोला है गवर्नमेंट ने, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आर्टिकल वुड बी इन्वोक बाय हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होगा तब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये आर्टिकल 224 अल्फा की इस्तेमाल करता है। क्या क्या है, वैकेंसीज ऑफ ए कोर्ट एक्सीडिंग 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ से 20% ज्यादा वैकेंसीज हो रहा है, और 10% ऑफ पेंडिंग केसेस मस्ट बी ओवर 5 years ओल्ड, ठीक है। पूरे जो पेंडिंग केसेस है उसका 10% अगर 5 साल से पुराना हो,
या डिस्पोजल रेट मस्ट बी लोअर देन द फाइलिंग रेट ऑफ न्यू केसेस, मतलब जितना केसेस डिस्पोज हो रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है, वो कम है जो न्यू फाइलिंग रेट से, मतलब जो नए केसेस बहुत ज्यादा आ रहा है और डिस्पोजल रेट बहुत कम है, उस कंडीशन में भी आर्टिकल 224 अल्फा का इस्तेमाल हो सकता है, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट में अपॉइंट ए पर्सन हु हैज बीन अ जज अर्लियर टू सिट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, इतना तक क्लियर है, विदाउट एनी प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्टेटमेंट में नहीं बताया, फिर भी ये गलत है, ये हर्षित सर ने समझाया था। प्रेसिडेंट की कंसर्न लेना जरूरी है। प्रेसिडेंट की कंसर्न लेना मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंसर्न लेना है कि नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप तो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से चलता है। तो बेसिकली ये जो जज को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो एड होक हो या परमानेंट हो, जो भी है, प्रेसिडेंट का कंसर्न तो चाहिए, तो ये गलत है। आर्टिकल 224 अल्फा हैज नेवर बीन इन्वोक्ड इन एनी हाई कोर्ट्स, गलत है, मैंने आपको बोला था 3 बार ऑलरेडी यूज हो चुका है। टेम ऑफ एन एड होक जज कुड बी एक्सटेंडेबल एज पर द रिक्वायरमेंट, ये भी सही है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं, ये टर्म जो है, वैसे दोस्तों देखो, जब जजेस की कमी होती है तभी ये 224 अल्फा का इस्तेमाल होता है। अगर वो कमी जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, मतलब इनको 2 से 3 साल तक बुलाता है, इसके बाद अगर एक्सटेंड करना है कर सकता है, ठीक है, तो एक्सटेंडेबल है ये। तो आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, द कैबिनेट अप्रूव्ड एन एक्सक्लूसिव सब्सिडी पॉलिसी फॉर यूरिया प्रोड्यूस्ड टू कोल गैसिफिकेशन बाय तालचल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, यूरिया क्या होता है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन्स 46% ऑफ नाइट्रोजन एज एन एनिमल फीड एडिटिव एंड फर्टिलाइजर, इट हैज़ वेरियस यूजेस। देखिए ये जो न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये कोल गैसिफिकेशन थ्रू जो यूरिया बनता है उसको सब्सिडी देने का फैसला लिया है यूनियन कैबिनेट ने। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर किया है, मैं न्यूज़ में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। यूरिया के बारे में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें 46% नाइट्रोजन है, ये एनिमल फीड के लिए भी यूज़ होता है एंड फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका वेरियस यूजेस क्या क्या है, एक तो क्रॉपिंग में यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, कैटल फीड सप्लीमेंट, ठीक है, ये कैटल को भी फीड करते हैं एज ए सप्लीमेंट। इट इज़ यूजफुल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी यूरिया का यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट प्रेजेंट प्राइसेस ऑफ यूरिया आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट विच फिक्सेस द MRP, ठीक है, यूरिया का जो रेट है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, MRP गवर्नमेंट फिक्स करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैड टेकन प्लेस बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 1, 2, 3, 4 and 5। देखिए दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। वैसे दोस्तों देख लीजिए, द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26, 1949। ये डेट अगर आपको क्लियरली पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एंड रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड द प्रेसिडेंट। द प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड। तो प्रीएम्बल तो उसके बाद ही हो गया, क्लियर। This is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। It ratified the India's membership of Commonwealth in May 1949। तो आपको ये पता चल रहा है जितने भी इवेंट्स मैंने लिखा है ये सब 26 नवंबर 1949 के बाद हुआ है, ठीक है। एनैक्टमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, नेशनल फ्लैग, ये बताइए कमेंट बॉक्स में नेशनल फ्लैग हम कब अडॉप्ट किए थे। इलेक्शन ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल सही होगा। रैटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ एंड अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम। ये पॉलिटी में बेसिक इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 and 5। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डज नॉट होस्ट ए सन टेम्पल इन इट। आंसर इज ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम, कैपिटल ऑफ केरला। वैसे तिरुवनंतपुरम में एक फेमस टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये काफ़ी न्यूज़ में आया था एक टाइम पे, करीब 3-4 साल पहले, जब इस टेम्पल से ढेर सारे सोने मिला था। अभी भी इस टेम्पल में और एक रूम बचा हुआ है जिसको अभी तक खोला नहीं, जिसमें और भी सारा सोना रखा हुआ है। ये जो गोल्ड मिला है, सोने मिला है, इसकी वैल्यू जो है एंटिक वैल्यू मिला के बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। वैसे गया में कौन सा सन टेम्पल है, मोतेरा गुजरात में कौन सा सन टेम्पल है, जम्मू में कौन सा सन टेम्पल है, ये सब कल के कमेंट बॉक्स में
प्रीति जांगित ने डिटेली लिखा है, आप देख लीजिएगा। इस तरह मेरे होमवर्क क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो देते हैं उनका नाम इस तरह लिया करूँगा। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। The numbers show a decline as much as 90% in some species in India since the 1990s and is one of the most drastic declines in bird populations in the world. The cause of the decline was established as diclofenac, a veterinary non-steroidal anti-inflammatory drug in 2004, which is used to treat pain and inflammatory diseases in animals. About which species the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो से यूज़ हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर इस तरह है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।